और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, तो अमेरिका में आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में एक जो एग्ज़ेक्टिव है, वो वो उसकी कोई और हिकमत अमली होती है, लेकिन उनकी मुकन्नना एग्ज़ेक्टिव से बिल्कुल अलग होती है। और वहाँ पर बाज़ औक़ात एग्ज़ेक्टिव का भी रोल नहीं होता, और उस तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता, या कोई करारदाद को इस तरह मंज़ूर करवा ले कि जिस तरह ये करारदाद मंजूरी जिसका आपने ज़िक्र किया कि 368 एक तरफ और सिर्फ 7 जो है उसकी मुखालफत में आए। अच्छा हबीब अकरम साहब, एक और डेवलपमेंट हो रही है। कुछ पुराने कैरेक्टर्स जिन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया था बावजूद पीटीआई से, वो दोबारा से मंजर पे आ रहे हैं। अभी फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब वो तो जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो आ रहे थे कुछ गारंटीज़ देने के लिए, मगर फिर वो ख़ुद मरवत साहब का नाम ले रहे हैं किसी का। तो ये क्या डेवलपमेंट आपको नज़र आती है? ये जो लोग मुतहरक हो रहे हैं, ये कल तक तो बेचारे चुपते फिरते थे, ज़ाहिर है ये अफसोसनाक बात है। तो अब ये सामने आने की क्या वजह लगती है आपको? ये जो मुतहर्रिक लोग इस वक्त यानी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप इनका डिस्टेंस पैदा होने की वजह देखें तो वो भी कोई ऐसी माकूल वजह नहीं थी। इन्हीं के बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने सारी सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन किसी भी किस्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया, किसी भी किस्म का ट्वीट करने से इनकार कर दिया। वो रूपोश हो गए, उन्होंने खुद को जेलों में डलवा लिया। वो जो कुछ भी उन्होंने सूरत हाल जो भी उनके साथ पेश आई वो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ये जो मुतहरिक हुए हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, तो ये बहुत ही यानी आप जो कुछ भी कहें, लेकिन बहरहाल इन्होंने उस दबाव के सामने कंसीड कर दिया था। और जब दबाव के नतीजे में ये चले गए तो पार्टी से इनका ताल्लुक भी टूट गया। फिर अली जैदी साहब और फवाद चौधरी साहब को अगर खास तौर पर इनका जिक्र किया जाए तो इन दोनों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के जो पार्टी बनाई गई थी, जहांगीर खान तरीन साहब ने बनाई थी और अलीम खान साहब ने बनाई थी, और उस पार्टी में इन्होंने जो शिरकत नीमे द्रू नीमे ब्रू शिरकत भी की। अब जैसे ही हालात में कुछ नरमी आई 8 फरवरी के जब इलेक्शन हो गए, तो उसके बाद जो जाहिर है एक बहुत बड़ी जमात बन के उभरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखें तो इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका तो हुक्मरान होने का जवाज़ ही ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा एक मजबूत पार्टी की सूरत में जब वो सामने आई, फिर इंटरनेशनली भी आप देख लीजिए कि जैसे हमने इब्तिदा में बात की थी कि इंटरनेशनल प्रेशर्स भी बढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नरमियाँ पैदा करना सिस्टम की मजबूरी बनता जा रहा है। तो उन नरमियों में अब देख रहे हैं कि आइंदा भी इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर जब भी होता है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगैन हुक्मरान जमात बन के सामने आ सकती है। तो लिहाजा ऐसे मौके पर सियासतदान या सियासत के खां लोग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ लौटते हैं तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में ये लौट रहे हैं वो जरा महले नज़र है। उससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक नए किस्म का ग्रोह वजूद में आया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पर्ज करना चाहता है। अब लेकिन इनका मसला ये है कि ये चंद दिन का शुरू होगा तो हो सकता है, लेकिन आप देखिए पुलों के नीचे से पानी बहुत सारा गुजर चुका है। अब जो नए लोग हैं उन्होंने अपनी हैसियत मुस्तहकम कर ली है। रऊफ हसन अगर फवाद चौधरी साहब बदस्तूर तर्जुमान रहते तो शायद उनकी वो हैसियत ना बन पाती जो आज उनकी है। आज वो अहम तरीन कमेटी में शामिल हैं कि जो दूसरी पार्टियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बातचीत कर रही है। तो लिहाजा अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो इनका ये जो शोरो होगा है इनके लिए वापसी के दरवाजे खोले, और फिर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हुई है मुझे उससे लगता है कि इनका जो भी प्लान था वो नाकाम हो चुका है। हबीब अकरम साहब, एक बात तो तय है कि आज तक की तारीख में आप जो भी मर्जी है, चाहे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ जाए, क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, दबाव पे गए थे, दबाव पे आ रहे हैं, वॉलंटियरली आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मगर सवाल तो एक है कि वो एक ही आदमी है, वो जिसकी पुश्त पे हाथ रखेगा लीडर वही होगा। डू यू एग्री? जी बिल्कुल। एक ही आदमी से मुराद गालिबन आपकी इमरान खान। जी बिल्कुल। जी देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त जो उनकी हैसियत हो चुकी है मकबूलियत के एतबार से, वो तो पाकिस्तान की तारीख में पहले तो कभी नज़र नहीं आई, या कम अज़ कम वो तारीख जो मैंने पढ़ी है और वो तारीख जो मैंने अपनी आंखों से देखी, ना मेरे मुशाहिदे में है ना मेरे मुताले में है।
तो इमरान खान साहब की वो हैसियत जो है उससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब से जो कुर्ब है वो डेफिनेटली सियासी तरक्की का बायस बनता है। लेकिन अब यहाँ पर अगला सवाल पैदा होता है कि क्या इन लोगों को इमरान खान की हमायत हासिल है? क्यों मुझे इसमें ये कहना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि खुद इमरान खान साहब की मजबूरी तो भी तो है ना, कि उनके साथ जो लोग खड़े रहे थे क्या उनको वो डिस्कार्ड कर सकते हैं? बुरे तरीन हालात में जिन्होंने उनका साथ दिया। आपको याद होगा रऊफ हसन साहब आपके भी कितने प्रोग्रामों में आ चुके हैं। एक वक्त ऐसा नहीं था कि रऊफ हसन साहब को आप टीवी पे ला ही नहीं सकते थे। हमने वो वक्त भी तो देखा है ना। तो अब जब वो बात कर रहे थे और उस वक्त भी वो यानी यूट्यूब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे, वो प्रेस से बात कर रहे थे, अखबार में उनकी खबर नहीं छपती थी लेकिन वो मुसलसल बात कर रहे थे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या अब उन्हें फवाद चौधरी को उनका मुतबादिल समझा जा सकता है? तो किस बुनियाद पे समझा जाएगा? और खुद आप ये सोचिए कि पीटीआई का कारकुन भी ऐसा नहीं है कि जो इस तरह के किसी फैसले को, चाहे वो इमरान खान की तरफ से भी आए, ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेगा। अच्छा हबीब अकरम साहब, दो मामलात हैं। ज़ाती तौर पर तो मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ जब से जो सुप्रीम कोर्ट में की जो हेयरिंग है वो लाइव में देख रहा हूँ, बड़ी एनलाइटनिंग है। एक तो ये, और दूसरा ये मुझे बताएं कि सीटों का मामला किस तरफ जाता नज़र आता है, और फॉर्म 45 की वाली मुबैना तौर पर फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट, ये आपको कितनी चलती नज़र आती है? जहां तक मखसूस नशिस्तों का मामला है तो काजी साहब इसका फैसला सिर्फ एक ही हो सकता है, और जो दस्तूर कानून के मुताबिक भी होगा और उसके साथ साथ जमहूरी रवायात के मुताबिक भी होगा, वो ये है कि पाकिस्तान में फैसले की बुनियाद वोट है। अब उस वोट को, चलिए अभी हम फॉर्म 45 और 47 की बहस में नहीं जाते, हम खुद इलेक्शन कमीशन के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक जाते हैं। तो उनके शुमार के मुताबिक जो पब्लिक ने वोट दिया है वो किसी को भी इतना मैंडेट नहीं दिया कि वो आइन में तरमीम कर सके। ऐसा ही है ना। तो जब किसी को मैंडेट में तरमीम न करने का इख्तियार नहीं दिया, माफ कीजिएगा, कि किसी को मैंडेट करने का इख्तियार मिला ही नहीं अवाम की तरफ से, तो आप उसको क्लैरिकल तरीके से आप उस इख्तियार को पूरा करना चाहें तो ये पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होगी, आपके दस्तूर के साथ भी ज्यादती होगी, और जमहूरी प्रिंसिपल्स के भी बिल्कुल ये मुतज़ाद होगा। तो लिहाजा इसका फैसला अगर तो दस्तूर, कानून, इंसाफ और जमहूरी कायदों के मुताबिक होना है तो फिर तो ये नशिस्तें डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ आती हुई नजर आ रही। लेकिन अगर फैसला जिस तरह बाज लोग कह रहे हैं कि खालिद हम तो सिर्फ मतन को देखेंगे कि मतन क्या कहता है, तो मतन तो फिर ला तक़रबुस्सलात भी कहता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हबीब अकरम साहब, हम भी देखते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ जो अदलिया है उसमें आर्ग्यूमेंटेशन देखते हैं, और उसमें कभी कभी ये एहसास होता है कि बजाय जो वकील सफाई है या दूसरा वकील है उससे मुखातब करके उससे कोई बात हम ज़्यादा सुने, ज़्यादा गुफ्तगू हमें अपनी इंतहाई आला अदलिया और मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम अदलिया की तरफ से एक सवालों की बौछार आती है, और यूँ भी नज़र आता है कि जैसे वो उनका बज़ाहिर मुखातब और है और असल में कोई और है। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए काजी साहब, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम कानून और इंसाफ के दौरे ईसवी में जिंदा हैं, और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा है, काबिल एहतराम है, इन्होंने ही अपने, जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे तो इन्होंने ही कुछ इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया था कि वो अपने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते थे तो किसी और अंदाज में करते थे। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ चुके थे कि ख़ास तौर पर एक ग्रुप के बारे में कहा जाता था कि उमरता बंदियाल साहब का ग्रुप है, और दूसरे के बारे में कहा जाता था कि ये काजी फायज़ ईसा साहब का ग्रुप है। और काजी फायज़ ईसा साहब ने कई बार खतूत भी लिखे, और आप फिर देखिए कि वो जो जौहरी मामलात थे जहाँ पे दस्तूर की और कानून की बालादस्ती का तकाजा कुछ और था, वहाँ पर भी आप देख लीजिए कि काजी साहब ने इख्तलाफ किया। अब डेफिनेटली उन्होंने कानूनी इख्तलाफ किया, लेकिन बाज़ लोग जो शायद काजी साहब से नाराज़ हैं वो ये समझते हैं कि काजी साहब ने वो जो उनके दरमियान की जो एक बाहमी चपकलश थी वो कानूनी आरा की सूरत में भी मुनक़िस होने लगी थी। तो अब उसके बाद फिर आप देखिए कि जब तक वो रहे, एक मौका तो ऐसा भी आया
कि एक तरफ 184(3) के तहत एक मुकदमा चल रहा था और दूसरे बेंच ने 184(3) के तहत तमाम समातें, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फैज़ ईसा कर रहे थे, उसमें उन्होंने तमाम समातें रोकने का हुक्म दे दिया था। तो अब भी चीफ जस्टिस साहब ने अपना जहन तो बिल्कुल वाज़े कर दिया है। खास तौर पर जो 13 जनवरी का इलेक्शन था, 13 जनवरी का, माफ कीजिएगा, जो फैसला था जिसमें बल्ले का निशान वापस लिया गया था या बल्ले का निशान अलग कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया था, उस फैसले की जिस तरह तौज़ी या दिफा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पहले बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखे हुए खत में किया और उसके बाद जिस अंदाज में खुद अदालत में बैठ के किया, जबकि रिव्यू उसका पेंडिंग है, तो इससे जाहिर तो होता है कि खुद उनका जहन एक अलग नहज पे सोच रहा है, जबकि कुछ जजेस का जो इस्तदलाल है वो उनसे मुख्तलिफ है। तो ऐसी सूरत में हमें नज़र भी आ रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना है और जाहिर है वो जज हैं, मोहतरम लोग हैं, एक दूसरे को बरसरे बराह रास्त अगर मुखातिब करेंगे तो शायद कुछ ज़्यादा बड़ी खबर बने, तो अभी तक महज तासुर है। तो जाहिर है ये तासुर तो पैदा होगा और ये तासुर पैदा हो चुका है। लेकिन मैं एक और भी बात यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा कि जो जिस अंदाज में जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का जो तर्ज इस्तदलाल है, जो अब तक रिमार्क्स की सूरत में सामने आया है, जो मुनहज इस्तदलाल है, वो उनके ज़हने रसात का आईनादार तो ज़रूर है, लेकिन परहैप्स वो अभी मामलात को समझने के लिए इस तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ लोगों की राय है, और जैसे कि डॉन अखबार ने लिखा भी अपनी खबर में भी, कि शायद ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रेस्क्यू भी किया। तो इलेक्शन कमीशन जो चूँकि अपने ही तज़ादात के अंदर फंसता चला जा रहा है, तो एक दो मौक़ों पर ऐसा लगा कि जैसे उनके रेस्क्यू की कोशिश जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने की है। डेफिनेटली उन्होंने गुफ्तगू को एक चैनल में रखने की कोशिश की होगी, और जाहिर है इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी प्रिजाइड कर रहा होगा उसके लिए बैक वक्त इतने लोगों का साथ लेकर चलना मुश्किल होता होगा। तो शायद ये उस तनाजुर में हो, लेकिन जो तासुर बनता चला जा रहा है वो कुछ ऐसा है।